Welcome dear students. In this lecture we will talk about the romantic poetry, जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सिलेबस से रिलेटेड. तो स्टार्ट से देखें इसको. Scholars say that romantic period began with the publishing of lyrical ballads 1798 by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, S.T. Coleridge. स्कॉलर्स बेटा उनका कहना ये है कि जो रोमांटिक पीरियड है वो कहा जाता है कि वो शुरू हुआ था 1798 से, जब दो जो लीडिंग पोइट्स थे रोमांटिक एज के, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज, उन्होंने अपनी लिरिकल बैलेड्स जो थी वो उनको पब्लिश किया था. उस वक्त से मतलब ये लिरिकल बैलेड्स इतनी पावरफुल थी, उनका इफेक्ट इतना ज्यादा था कि तब से कहा जाता है कि रोमांटिक एज जो है वो शुरू हो गई. दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम. ये पहली कलेक्शन थी पोइम्स की दैट स्ट्रेट फ्रॉम द मोर फॉर्मल पोइटिक डिक्शन ऑफ द न्यू क्लासिकल पीरियड. ये पहली कलेक्शन थी बेटा पोइम्स की जो एक पोइटिक डिक्शन, एक पोइटिक जो लैंग्वेज चल रही थी न्यू न्यू क्लासिकल पीरियड की, पिछले पीरियड की, जो मैंने आपको पहले बताया रीजन का लॉजिक वाला दौर था, जिसमें लोग बड़े मुश्किल मुश्किल वोकैबुलरी एंड दिस एंड दैट इस्तेमाल करते थे. तो ये पहला कलेक्शन था लिरिकल बैलेट का जो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था. इट वॉज द एंटीथीसिस ऑफ द न्यू क्लासिकल पोइट्री. ये न्यू क्लासिकल पोइट्री का बिल्कुल ऑपोजिट था. एंटीथीसिस मीन्स प्रॉपरली ऑपोजिट होना. पोइट्स ऑफ द पीरियड इंस्टेड यूज्ड एवरीडे वर्ड्स. इस दौर के पोइट्स थे तो उन्होंने आम जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए दैट द एवरेज पर्सन कुड अंडरस्टैंड, जो आम आदमी को भी समझ में आ सकते थे. दिस ऑल्सो हेल्प्ड इन एक्सप्रेसिंग ह्यूमन इमोशन, और उससे उनके लिए इंसानी इमोशन को एक्सप्रेस करना और आसान हो गया. और ऐसा क्यों हुआ था बेटा, ये मैंने आपको पहले बताया कि पिछले एक लेक्चर में वी टॉक्ड अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि रोमांटिक एज फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से आई थी, तो उसको आपने जरूर देखना है. अब इसके लीडिंग पोइट्स आप देखें. सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ, इसको आप हम में से मैक्सिमम जानते हैं. इसकी पोइम्स हमने 9th लेवल पे पढ़ी हैं डैफोडिल्स के नाम से. द वर्ड इज टू मच विद अस, इंटर लेवल पे इसकी पोइम शामिल थी. तो मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर है ये रोमांटिक एज का. तो इसको आप देखें. मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग रोमांटिक पोइट्स वाज विलियम वर्ड्सवर्थ, कि सबसे ये प्रोमिनेंट था विलियम वर्ड्सवर्थ जो है रोमांटिक पोइट्स में. वर्ड्सवर्थ मेनली रोट अबाउट नेचर. इसने मेनली नेचर के बारे में लिखा. ही वॉज कॉल्ड द पोइट ऑफ नेचर. इसको पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है. कुदरती खूबसूरती के बारे में, कुदरती मनाजर के बारे में इसने लिखा है. ही फेल्ट, उसको महसूस होता था, इट कुड प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ मेंटल क्लीनलीनेस एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग. इसका ख्याल था कि जो नेचर है वो एक तो हमें मेंटल क्लीनलीनेस के जहनी तौर पे हम साफ सुथरे रहते हैं, और एक रूहानी हमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो हासिल होती है नेचर से. Some of Wordsworth's well-known works are The Solitary Reaper, Daffodils, The World is Too Much with Us, Tintern Abbey, and I Wandered Lonely as a Cloud. ये सारी उसके important poems के नाम है. These poems praise the beauty of nature. इन सब poem में एक common बात यह है कि उसमें कुदरत की खूबसूरती बयान की गई है. एंड शो द आउटपोरिंग ऑफ एक्सप्रेशन इन इमोशन. और इसमें एक बहाव आपको नजर आता है एक्सप्रेशन का, इमोशन का, दैट वर्ड्सवर्थ फेल्ट वाज नेसेसरी इन पोएट्री, जो वर्ड्सवर्थ के ख्याल में बहुत जरूरी था पोइट्री में. हिज ग्रेटेस्ट पीस इज द प्रील्यूड 1850. उसका जो ग्रेटेस्ट पीस है वो द प्रील्यूड के नाम से एक है, 1850 में इसने पब्लिश किया था. अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कन्वर्सेशनल पोइम. वो थोड़ी सी ऑटोबायोग्राफिकल भी है, मीन्स के वर्ड्सवर्थ ने अपने हालात बताए हैं, और कन्वर्सेशनल पोइम है दैट क्रॉनिकल्स वर्ड्सवर्थ एंटायर लाइफ. उसमें वर्ड्सवर्थ की पूरी जिंदगी शामिल है. कन्वर्सेशनल पोइट्री जो है वो एक लिटरेरी जॉनरा है बेटा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, जो वर्ड्सवर्थ ने भी इस्तेमाल किया, कॉलरिज ने. दिस पोइट्री इज रिटन इन ब्लैंक वर्स. ये ब्लैंक वर्स में लिखी जाती है. एम्बिक पेंटामीटर जो हमने डिस्कस किया था आपको याद होगा. एंड इज एक्सट्रीमली पर्सनल एंड इंटीमेट इन नेचर. और ये पोइट्री बड़ी पर्सनल होती है और बड़ी इंटीमेट होती है, बेतकल्लुफ सी पोइट्री होती है, विद मच ऑफ द कंटेंट बेस्ड ऑन ऑथर्स लाइफ. और इसमें ज्यादातर जो कंटेंट है वो ऑथर की लाइफ के ऊपर होता है. यानी आप देखो ये इट वाज इन टोटल कंट्रास्ट विद द न्यू क्लासिकल पोइट्री. न्यू क्लासिकल पोइट्री बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी. उसमें आपके इमोशंस की, आपकी पर्सनल लाइफ की जगह ही नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल डिफरेंटली लिखा था. तो वर्ड्सवर्थ जो है लीडिंग पोइट है इसका, रोमांटिक एज का आपके. नेक्स्ट एस.टी. कॉलरिज. पूरा इसको हम लोग सैमुअल टेलर कॉलरिज कहते हैं. तो कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ वेरी गुड फ्रेंड्स, कि वर्ड्सवर्थ का ये बड़ा अच्छा दोस्त था. एंड टू ऑफन इन्फ्लुएंस ईच अदर. दोनों ने एक दूसरे पे असर भी डाला. वाइल वर्ड्सवर्थ वाज मच मोर मेडिटेटिव एंड काम. वर्ड्सवर्थ बहुत ज्यादा सोचने वाला था और पुरस्कून किस्म का बनता था. कॉलरिज वाज द ऑपोजिट.
कि जो कॉलेज उसका बिल्कुल ऑपोजिट था और उसने बड़ी अनकंट्रोल्ड लाइफ गुजारी, यानी उसने जिस तरह वर्ड्सवर्थ ने बड़ा सोच समझ के जिंदगी गुजारी, उसने उस तरह नहीं गुजारी। ऑफ हिज थ्री मेजर पोइम्स ओनली वन इज कंप्लीट, उसके तीन मेजर जो पोइम्स हैं एसटी कॉलेज के, उसमें से एक ही पोइम कंप्लीट हो पाई, जिसका नाम द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है। दिस पोइम टेल्स द स्टोरी ऑफ ए सेलर्स जर्नी। इस पोइम में आपको एक सेलर दिखाया गया है, एक कश्ती चलाने वाला, उसका सफर बताया गया है और उसके जो एक्सपीरियंसेस हुए थे कश्ती पे उसके बारे में। द सेलर इज कर्स्ड बाय सुपरनेचुरल पावर्स, उस सेलर को जो सुपरनेचुरल पावर्स हैं, जो रूहें हैं, उन्होंने ये बद्दुआ दी थी। एंड इज ओनली एबल टू रिटर्न होम व्हेन ही अप्रिशिएट्स द एनिमल एंड नेचर अराउंड हिम। उससे हुआ ये था कि गलती से उसने एक मासूम परिंदे को मार दिया था समुद्र में। तो कुदरत जो है उसने उसको सजा दी थी कि आप जब तक ये सीख नहीं लेते कि एनिमल से और आसपास नेचर से कैसे मोहब्बत करनी है, तब तक आप घर नहीं जा सकते। तो वही उसके साथ हुआ था। ही इज फोर्स टू वॉन्डर द अर्थ शेयरिंग हिज स्टोरी ड्यू टू हिज अर्लियर मिस्टेक्स, और उसको ये एक तरह से बद्दुआ दी गई थी कि आपने अपनी जिंदगी जमीन पे घूमते रहना है और लोगों को अपनी कहानी सुनानी है। हिज टू अदर लॉन्ग पोइम्स आर कुबला खान एंड क्रिस्टेबल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं इसकी, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी। अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, हिज पोइम कुबला खान केम टू हिम एन ओपियम इंड्यूस्ड ड्रीम। वो अफीम वगैरह खाता था कॉलरिज, तो उस अफीम खाने के बाद उसको ये पोइम आई थी, कुबला खान ख्वाब में आई थी, वो उठ के उसने लिखी, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई थी। आफ्टर रीडिंग अ वर्क अबाउट चाइनीज एम्पर कुबलाई खान, क्योंकि उसने कुबलाई खान के बारे में कुछ पढ़ा था, फिर अफीम खा के सो गया था, तो उसको ये पोइम जहन में आई थी। ही वॉज नेवर एबल टू फिनिश द वर्क, कभी भी वो खत्म नहीं कर पाया इस वर्क को। क्रिस्टेबल टेल्स द स्टोरी ऑफ द टाइटल करेक्टर मीटिंग अ स्ट्रेंजर नेम्ड गेराल्डाइन हु आस्क फॉर क्रिस्टेबल्स हेल्प। इसलिए पोइम की थोड़ी सी स्टोरी है बेटा कि क्रिस्टेबल से की मुलाकात होती है एक अजनबी से, वो उसकी हेल्प मांगता है। इग्नोरिंग द सुपरनेचुरल साइंस, क्रिस्टेबल रेस्क्यूज एंड टेक्स हर होम। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स तो कुछ साइन देते हैं कि ये जो बंदी है वो ठीक नहीं है, लेकिन उसको वो बचाता है, घर ले जाता है। बट अपीयर्स दैट स्ट्रेंजर इज नॉट नॉर्मल, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि वो जो अजनबी है वो नॉर्मल नहीं है। Coleridge was only able to finish two of his five intended parts to the poem. Coleridge सिर्फ दो पार्ट कंप्लीट कर पाया है इसके। He is famous for adding supernatural elements in his poem. ये चीज बेटा इंपॉर्टेंट है, आपको उसकी सारी पोइम्स जो हैं उनमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, ये रूहें वगैरह, जिन वगैरह, ये नजर आएंगे। तो ये उसने रोमांटिक पोइट्री में ऐड किया था, जो बाकी किसी ने ऐड नहीं किया। बेसिंग देम ऑन हिज फिलोसफी ऑफ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, उसकी एक फिलोसफी थी कि वो जानता था कि ये चीजें सच नहीं होती, लेकिन उसने एक फिलोसफी दी थी कि विलिंग सस्पेंशन, जानबूझ के, विलिंग का मतलब जानबूझ के, सस्पेंशन का मतलब छोड़ देना, डिसबिलीफ का मतलब गैर यकीनी, बेयकीनी को। तो उसने कहा कि मेरी पॉइंट्स इतनी अच्छी होंगी कि रीडर्स जानबूझ के अपना जो डिसबिलीफ है उसको छोड़ देंगे और पोइम्स को एंजॉय करेंगे, और वैसा ही हुआ था। जो विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जो है बेटा, ये मेन पोइट्स हैं। उसके बाद एक सेकंड जनरेशन आई थी रोमांटिक पोइट्स की, जो रिलेटिवली इन लोगों से यंग थे, ठीक है। तो सक्सीडिंग कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ वाज अ न्यू जनरेशन ऑफ पोइट्स, एक नई जनरेशन आई पोइट्स की, ईच फॉलोइंग द पैटर्न्स ऑफ रोमांटिसिज्म ऑफ दोज बिफोर देम। हर किसी ने वर्ड्सवर्थ को और कॉलरिज को फॉलो किया। जॉन कीट्स इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ दिस पोइट। जॉन कीट्स इन सब में सबसे ज्यादा मशहूर है, विच इज वर्क्स कॉन्टिन्यूअली रेड एंड एनालाइज टुडे, क्योंकि इसके काम आज भी पढ़े जाते हैं और एनालाइज किए जाते हैं। कीट्स एम टू एक्सप्रेस एक्सट्रीम इमोशन इन पोइट्री। कीट्स ने अपनी पोइट्री में बड़े एक्सट्रीम इमोशंस दिखाए थे, यूजिंग नेचुरल इमेजरी डू दिस, और उसने कुदरती इमेजरी जो है वो इस्तेमाल की थी, कुदरत इस्तेमाल की थी, नेचुरल मनाजिर। ही इज वेल नोन फॉर हिज ओड्स, वो अपने ओड्स के लिए बहुत मशहूर है। ओड्स बेटा कहते हैं कसीदा को, जो किसी की तारीफ में लिखा जाती है पोइट्री। Lyrical stanzas that are typically written in the praise of or in dedication to something or someone that the writers admires, ये अभी हमने डिस्कस किया कि किसी की तारीफ में लिखा जाता है। These odes followed the genre of lyrical poetry, ये जो odes हैं इनको lyrical poetry, गाने वाली poetry के अंदाज में लिखा जाता है। And focused on intense emotion using personal narrative, और इसमें personal narrative शामिल होती है, intense emotions होते हैं। इन ओड्स में मशहूर जो है ओड टू ग्रेट नाइटिंगेल है, ओड टू ग्रेशन अर्न है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है इसकी। कीट्स वॉज प्री ऑक्युपाइड विद डेथ एंड एजिंग थ्रू आउट हिज लाइफ। कीट्स जो है वो हमेशा प्री ऑक्युपाइड रहा, वो हमेशा डिस्टर्ब रहा डेथ की वजह से, और जिंदगी में जिस तरह उसकी एज ज़्यादा हो रही थी उसकी वजह से, कि बेटा इसको पता चल गया था कि टीबी की वजह से मरने वाला है, विच इज शोन इन ईच ऑफ दीज टू ओड्स। और ये दोनों चीज़ें जो है, ये जो उसका डर था मौत से, वो इसकी दोनों ओड्स में नजर आता है।
ऑटो नाइटिंगेल डिस्कसेस द टेम्पररी स्टेटस ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी। ऑटो नाइटिंगेल में उसने बात की है कि लाइफ या ब्यूटी बड़ी टेम्पररी है, बड़ी आर्जी सी है। और ऑटो ग्रेशन अर्न में उसने आर्टिस्टिक परमानेंस बताई है इमेजेस की। अर्न अर्न एक कहते हैं बेटा मर्तबान को, मर्तबान के ऊपर चीजें कुछ आर्ट वगैरह बना हुआ था, तो वो कहता था ये आर्ट भी परमानेंट है लेकिन मैं परमानेंट नहीं हूँ, मैं मरने वाला हूँ। इस तरह की चीजें उसकी पोइट्री में शामिल थी। नेक्स्ट पोइट जो यंगर एज का था, पर्सी बायशी शैली, was seen as a radical thinker, कि वो एक बड़ा इनकलाबी सोच रखने वाला था। फॉर हिज रिलीजियस एथीज्म, एक तो वो रिलीजियसली अगर आप देखो तो एथीस्ट था, किसी खुदा पे यकीन नहीं रखता था। एंड लार्जली डिसलाइक्ड बाय हिज कंटेम्प्रेरीज, और उसके जो आसपास के लोग थे वो उसको बहुत नापसंद करते थे, उसके सियासी और समाजी जो ख्यालात थे उसकी वजह से। बाद में उसको निकाल भी दिया गया था इंग्लैंड से। वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क इज एडोनिस। दिस वॉज अ पेस्ट्रल एलिजी। ये जो एडोनिस है ये एक पेस्ट्रल एलिजी है। पेस्ट्रल एलिजी मैंने आपको बताया था बेटा, एक ऐसा मरसिया, एक ऐसी कहानी जो किसी के मरने पे लिखी जाती है। अब पेस्ट्रल से मुराद थोड़ा सा जिसमें सीन्स वगैरह गाँव के होते हैं। अब पोइम कंबाइनिंग डेथ एंड रूरल लाइफ, इस पोइम में उसने देहाती जिंदगी को और मौत को आपने कंबाइन किया है। रिटन फॉर जॉन कीट्स, और ये पोइम उसने जॉन कीट्स की मौत पे लिखी थी। द पोइम मॉर्न्स द डेथ ऑफ कीट्स, इस पोइम में मातम किया गया है कीट्स की डेथ का। एंड इज कंट्रीब्यूशन टू पोइट्री, और उसकी पोइट्री में कंट्रीब्यूशन की बात की गई है। दूसरी एक और उसकी जो इंपॉर्टेंट पोइम है दैट इज ओड टू द वेस्ट विंड, कि उसने वेस्ट विंड के ऊपर एक ओड लिखी थी। वेयर ही डिस्कसेस द फोर्स एंड पावर ऑफ द वाइड विंड, यहाँ पे उसने नेचर की पावर को डिस्कस किया है कि जो एक हवा है वो कितनी पावरफुल हो सकती है। एंड शोज द रोमांटिक राइटर्स टेंडेंसी टू कनेक्ट नेचर विद आर्ट, और उसने यहाँ पे रोमांटिक राइटर्स में जो एक टेंडेंसी थी बेटा, उनमें जो एक हुनर था कि वो नेचर को आर्ट के साथ कनेक्ट करते थे, वो उसने शो की। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पोइट है दैट इज लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन डिफर्ड फ्रॉम द राइटिंग स्टाइल्स ऑफ कीट्स एंड शैली, ये दोनों से मुख्तलिफ था, शैली से और कीट्स से। ही वॉज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय सटायर, कि उसने सटायर बहुत ज्यादा लिखी, जो तनकीद होती है अपनी पोइट्री में, जो तंज करना जिसको हम कहते हैं। एंड विट, और उसमें अक्लमंदी बहुत ही फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड। एंड इन्फ्यूज दिस इन पोइट्री, और उसने इसको अपनी पोइट्री में शामिल किया। सटायर बेटा हमने डिस्कस किया था पिछले एज जो है ऑगस्टन एज में शुरू हुई थी, वो उसने अपनी इस पोइट्री में शामिल की। उसकी एक सटायर पोइम है डॉन जॉन के नाम से। इस टोल्ड इन 17 कैंटो, 17 पार्ट हैं उसके। डिवीजन ऑफ लॉन्ग पोइम एंड बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल लेजेंड ऑफ डॉन जुआन। द डॉन जुआन को उसका जो एक लेजेंड है उसके बारे में उसने बात की है। बायरन चेंजेस द ओरिजिनल टेलिंग ऑफ द स्टोरी, एंड इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ वुमनाइजिंग कैरेक्टर ही मेक्स डॉन जॉन समवन इजीली seduced by women। उसने थोड़ा सा करेक्टर चेंज किया था, कि बजाय इसके कि वो डॉन जॉन को ये शो करता कि वो एक वोमनाइजिंग करेक्टर है, वो खवातीन को मतलब कि गलत अंदाज में इस्तेमाल करता है, उसने ऐसा करेक्टर बनाया जो इजीली खवातीन से अट्रैक्ट तो हो जाता है लेकिन अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। द कैंटोस फॉलो हिज कैरेक्टर्स जर्नी एज इट ट्रेवल्स थ्रू यूरोप, मीटिंग सेवरल women एंड continually ट्राइंग टू escape फ्रॉम ट्रबल। वो पूरे स्टोरी में उसने बताया कि उसका जो मेन कैरेक्टर है वो पूरे यूरोप में ट्रेवल करता है, मुख्तलिफ खवातीन से मिलता है और अपने आप को बचाने की कोशिश भी करता है। बायरन्स अदर नोटेबल वर्क इज चाइल्ड हैरल्ड्स पिलग्रिमेज, एक और वर्क उसका चाइल्ड हैरल्ड पिलग्रिमेज कहते हैं हज को। Another lengthy narrative poem, बड़ी लंबी सी पोइम है। दिस पोइम वाज लार्जली बायोग्राफिकल, ये पोइम बायोग्राफिकल है, यानी उसने अपनी जिंदगी के बारे में लिखी है। एंड डिस्कसेस बायरन्स पर्सनल ट्रैवल, इसमें बायरन ने अपने पर्सनल ट्रैवल्स के बारे में बात की है। It describes the reflections of a young man who is seeking new beginnings in foreign countries after experiencing many years of war। और उसने अपनी पॉइंट में एक यंग मैन को दिखाया है जो नई शुरुआत करना चाहता है बाहर के ममालिक में जंग के सालों के बाद। दिस पोइम इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इंट्रोड्यूस द बायरॉनिक हीरो। ये पॉइंट बड़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसमें बायरॉनिक हीरो, एक ऐसा हीरो जो बायरन ने तख्लीक किया था बेटा, उसको बारे में बताया जाता है। और वो हीरो कैसा होता था? टिपिकली ये हैंडसम एंड इंटेलिजेंट मैन, कि नॉर्मली हैंडसम और इंटेलिजेंट मैन होता था। टेंडेंसी टू बी मूडी, पेसिमिस्टिक एंड रिबेलियस अगेंस्ट सोशल नॉर्म, लेकिन उसके अंदर ये टेंडेंसी होती थी, ये क्वालिटी होती थी कि वो मूडी रहता था, मायूस रहता था, और थोड़ा सा वो सोशल नॉर्म के खिलाफ बगावत भी करना चाहता था। तो जब आप रोमांटिक पोइट्री की बात करोगे तो यू वुड स्टार्ट विद वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, जो दो मेन थे। और उसके बाद जो उनके बाद एक यंगर ग्रुप आया था जिसमें आपका शैली और कीट्स और ये लॉर्ड बायरन, तीन शामिल हैं। तो ये आपका रोमांटिक पोइट्री के जो मेन पोइट्स हैं बेटे, इनको आप डिस्कस करोगे वेन एवर यू वुड टॉक अबाउट रोमांटिक पोइट्री। थैंक यू सो मच। कोई अगर इसमें से समझने वाली चीज़ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।